तो लाइव राम राम सारे ने। जैसे कि हमने एनिमल हस्बेंड्री की क्लास स्टार्ट की हुई है और ये हमारी 5th क्लास होने वाली है एनिमल हस्बेंड्री की, जिसके में हम आज ऊँटों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हर एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं समय समय पर हर एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो चलिए ये क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऊँट ऊँट का वैज्ञानिक नाम होता है जी कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ये होता है जी एक कुब्बड़ वाला ऊँट। जो 2 कुब्बड़ वाले ऊँट होते हैं उसको बोला जाता है जी कैमिलस बैक्टीरियस। और अगर हम कुल की बात करें तो ऊँटों का कुल होता है जी कैमेलिडी। तो हम इससे याद रख सकते हैं, कैमल से याद रख सकते हैं। ऊँट को इंग्लिश में बोला जाता है कैमल, तो इससे हम याद रख सकते हैं, इनके कुल भी याद रख सकते हैं कैमेलिडी। अगर गुणसूत्र की बात करें तो 2 का n इक्वल में 74 गुणसूत्र होते हैं इनके अंदर जी। विश्व में भारत का ऊँटों की संख्या में स्थान वो है जी 10वां। भारत 10वें नंबर पर है ऊँटों की संख्या में। भारत में कुल ऊँटों की संख्या पशु जनगणना 2019 के अनुसार 25 लाख बताई गई है। और रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। मादा ऊँट की प्रजनन योग्य आयु 3 से 4 वर्ष में जो है प्रजनन करने के लायक हो जाती है मादा ऊँट। नर ऊँट प्रजनन के योग्य हो जाता है जी 5 वर्ष के तक ही मादा जो है प्रजनन के लायक होता है। गर्भकाल इसका 390 दिन होता है। ऊँट का गर्भकाल ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि ये 390 दिन हो जाता है। ऊँट के पैर में कितने भाग पाए जाते हैं तो इसका आंसर आने वाला है जी 3। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये 3 भाग पाए जाते हैं पेट में। ऊँट के पेट की अनुपस्थिति भाग है ओमेजन। ऊँट के पेट में अनुपस्थित भाग है ओमेजन। एक ऊँट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 75 से 100 वर्ग फुट। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 कुब्बड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं लद्दाख में। भारत में 2 कुब्बड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं लद्दाख में। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऊँट को अपने शरीर के भार का कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ चारे की दैनिक आवश्यकता होती है तो ये होता है जी 1.5 से 2% के करीब उसको शुष्क चारे की आवश्यकता होती है। ऊँट को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है तो इसका आंसर आएगा जी 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऊँट के पानी पीने के बाद आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का आकार कितना बढ़ जाता है तो ये बढ़ जाता है जी 240% के करीब। दोबारा सुनिए, ऊँट के पानी पीने के बाद जब ऊँट पानी पी लेता है तो उसके आरबीसी का लाल यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है। तो कितने प्रतिशत बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है जी 240%। राष्ट्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जो है जी ये है जी जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान में। और यह बीमारी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऊँट की प्रमुख बीमारी है जी सर्रा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊँट में लगने वाली बीमारी कौन सी है। तो सर्रा बीमारी जो है सामान्यतः ऊँटों में पाई जाती है। ऊँटनी के दूध में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो ये विटामिन सी। जब भी किसी को विटामिन सी की आवश्यकता होती है तो उसको ऊँटनी का दूध पिलाया जाता है। ऊँटों में प्रजनन काल किस माह में रहता है तो ये रहता है जी नवंबर से मार्च के महीनों में इसका ऊँट का प्रजनन काल रहता है। मधुमेह की बीमारी को किसका दूध पीने की सलाह दी जाती है तो ये दी जाती है जी ऊँटनी का दूध पीने की सलाह दी जाती है। बीकानेरी ये है जी नेक्स्ट नस्ल, एक नस्ल पर आ जाते हैं। ये है जी बीकानेरी नस्ल, ऊँट की नस्ल है ये। इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान का बीकानेर जिला माना जाता है। जैसे बीकानेर आपको पता है राजस्थान के अंदर ही है, तो इसका उत्पत्ति स्थान भी बीकानेर राजस्थान से ही है। ऊँट का रंग ज़्यादातर गहरा भूरा यानी काले रंग का होता है। ऊँट की ऊंचाई जमीन से थूई तक 10 से 12 फीट होती है। इसकी थूई बड़ी और पीठ के बीच में होती है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो रेड कर रखे हैं वो बिल्कुल याद होनी चाहिए। खोपड़ी गोलाकार होती
पुठिया खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है, वहाँ एक गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टाम्प कहा जाता है। ये आप थोड़ा अगर आप सिर्फ देख लें एक बार इसको, मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँ, उस PDF को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और जो मैंने ये मार्क कर रखे हैं रेड में तो उसको आप याद कर लेना। विश्व के ऊँटों में सबसे सुंदर नस्ल का ऊँट है जो बीकानेरी। बीकानेरी ऊँट का संकरण, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिंधी और बलूची ऊँटों से माना जाता है। बीकानेरी ऊँटों का संकरण किस ऊँट से, कौन सी प्रजाति के ऊँटों से माना जाता है, तो ये सिंधी और बलूची ऊँटों से माना जाता है। इसका प्रयोग जी सवारी व भार वाहन नस्ल है ये, ज़्यादातर इसे बोझा ढोने और कृषि कार्यों में काम में लिया जाता है। आपको याद करने वाले फैक्ट जो इसमें है जी, ये 2 फैक्ट्स को याद करने वाले हैं, बाकी आप ये राजस्थान और बीकानेर, ये बस आपको ये पता होना चाहिए। बीकानेरी जो है ऊँट की प्रजाति है जो वो बीकानेर राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट ऊँट की प्रजाति पर आ जाते हैं, तो ये है जैसलमेर। मूल स्थान राजस्थान का जैसलमेर जिला, ये आपको याद होना चाहिए। रंग भूरा होता है, 7 से 9 फुट हाइट होती है, छोटा होता है, शरीर छोटा और पतला होता है, आंखें चमकदार होती है। इसका उपयोग, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका उपयोग सेना व पुलिस के कार्यों में किया जाता है। सवारी के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल वह सर्कस व दौड़ के लिए उपयुक्त नस्ल है। ये 2 फैक्ट आपको याद करने हैं इसके भी। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं मेवाड़ी। मेवाड़ी ऊँट, मेवाड़ भी जैसा आपको पता है राजस्थान में है, तो उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है यह। इसकी ऊंचाई जो है मझले आकार की होती है, रंग भूरा, आंखें छोटी और सुस्त मजबूत होती हैं, मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ होता है। इस नस्ल की यह मुख्य पहचान है। शरीर पर बाल घने और सख्त और मोटे होते हैं। इस नस्ल के ऊँट की औसत ऊंचाई 3 से 5, औसत गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह नस्ल कृषि कार्यों का भार ढोने के लिए उपयुक्त है, और मादा ऊँट दूध देने में 4 से 6 लीटर दूध दे सकती है। तो ये हमने ऊँटों के बारे में, जो ऊँटों के बारे में इम्पोर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं मुर्गी पालन उद्योग के बारे में। मुर्गी पालन उद्योग, मुर्गी पालन की स्थिति, इसका नाम, वैज्ञानिक नाम जी गैलस डोमेस्टिका, वैज्ञानिक नाम, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसमें, गैलस डोमेस्टिका। और इसका कुल का बात करें तो यह जी फेसियोनिडी, फेसियोनिडी कुल से है। ये गुणसूत्र 2 की n इक्वल में 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भारत में कुल मुर्गियों की संख्या 2000 की जनगणना के अनुसार 85.18 करोड़ मुर्गियां जो है भारत में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती हैं जी तमिलनाडु में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मुर्गियां सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं। और समूह की बात करें तो ये फाल्कन समूह से आती है जो झुंड में रहती हैं। इसके मांस को चिकन कहा जाता है, ये भी आ सकता है, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पशु के मांस को क्या कहा जाता है, तो मांस को इसको चिकन कहा जाता है। भारत में वर्तमान में विदेशी नस्ल वाइट लेगहॉर्न को व्यावसायिक स्तर पर पाला जाता है। जो भी अब हम अपने आसपास के मुर्गी फार्मों में या पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों को देखते हैं, वो हम ज़्यादातर क्या 90 से 95% वाइट लेगहॉर्न ही होती है। जो लोग लोकल पालते हैं उनकी नस्ल अलग मिल सकती है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना ये जी 1979 इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस प्रोटीन की मात्रा में से 1/3 प्रोटीन पशुजनित होनी चाहिए। अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ये सिर्फ कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ये भी आ सकता है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और उसमें से मांस कितना होना चाहिए, तो 1/3 प्रोटीन पशुजनित से होना चाहिए, जो अंडा अच्छा स्रोत माना जाता है। एक मुर्गी के अंडे का औसत भार 58 ग्राम होता है, जिसमें 34 ग्राम श्वेत और 18 ग्राम जर्ती होती है। इसका मतलब हुआ कि जो अंडे में वाइट पार्ट पाया जाता है तो वो तो होता है 34 ग्राम और 58 में से, और जो 18 ग्राम होता है जो अंदर से पीला पीला भाग पाया जाता है अंडे का, तो 18 ग्राम का होता है। मुर्गे के एक अंडे में 80 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मुर्गी के अंडे में कितनी कैलोरी पाई जाती है, तो 80 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ये रेड वाले आपको अवश्य याद होने चाहिए, बाकी आपको एक बार
फेयर लेने हैं, मैं PDF प्रोवाइड कर दूँ, उससे ही आप याद कर सकते हो। मुर्गी के मांस का औसत 16 से 22% प्रोटीन और 1.5 से 13% वसा होती है। अधिकतर कुक्कुटशालाओं में जो अंडे बिक्री के लिए बाजार में आते हैं वे जीव रहित रहते हैं। इन अंडों को शाकाहारी अंडे भी कहते हैं। बहुत से दोस्तों के यह डाउट रहते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी, तो उनको बता दूं, जो आजकल हम रेडियो पर जो भी अंडे मिलते हैं तो वो मांसाहारी में नहीं आते, वो शाकाहारी ही अंडे होते हैं। तो उनको खाने से आप मांसाहारी नहीं बन जाएंगे, क्योंकि वो शाकाहारी ही अंडे होते हैं। क्योंकि इनको बिना नर के पैदा किया जाता है और अंडे जीव रहित होते हैं, इनसे चूजे उत्पन्न नहीं हो सकते। इन्हें इनफर्टाइल एग्स कहा जाता है। इनफर्टाइल एग मतलब होता है जिनमें से बच्चे पैदा नहीं किए जा सकते। यदि कुक्कुट फार्म पर अंडों से चूजे प्राप्त करने हो तो प्रति 10 मुर्गियों पर एक नर अर्थात 10:1 में मुर्गे होने चाहिए। मुर्गे रखने के 10 दिन बाद ही चूजे प्राप्त करने हेतु अंडे को लेना चाहिए। मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस भी कहते हैं, जबकि अन्य मांस को लाल मांस कहा जाता है। मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस भी कहा जाता है। अंडे का चयन व अंडे सेने एवं चूजों की उत्पत्ति। अंडे के महत्वपूर्ण भाग को कवच है, जो अंडे को सुरक्षित रखता है। आमतौर पर इसको छिलका कहा जाता है। इसका रंग मुर्गी की नस्ल के अनुसार सफ़ेद या भूरा हो सकता है। कवच लगभग 94% कैल्शियम कार्बोनाइड का बना होता है। अंडे की जर्दी का पीला रंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंडे की जर्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। इसका मुख्य प्रयोग कार्य अंडे के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। अंडे को संग्रह करते समय अंडे का कौन सा भाग नीचे रखा जाता है, तो जो ऊपर वाला पतला भाग होता है उसे नीचे रखा जाता है, बाकी भाग को ऊपर रखा जाता है। चयन किए गए अंडे का भार 60 ग्राम होना चाहिए। जिन मुर्गियों के अंडे का चयन करना है उसकी आयु 6 माह से 20 माह के मध्य होनी चाहिए। हमेशा जर्दी वाले अंडे का चयन करना चाहिए। ये सिर्फ बातें हैं, आपको ये जो लाल फैक्ट है वो याद करें। ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडे के माध्यम से चूजों में फैलती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाए, कौन सी बीमारी अंडों में चूजों के जरिए फैलती है, अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है, तो ये है जी ल्यूकोसिस। अंडों का संग्रह अवधि गर्मियों में 3 दिन और सर्दियों में 7 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अंडे से ना मैंने इनक्यूबेशन तो इसे कहते हैं निषेचित। अंडे को गर्मी एवं नमी प्राप्त होने पर उसमें उपस्थित जर्मदिश बढ़ने लगता है और 21 दिन में पूर्ण चूजे का आकार ग्रहण कर लेता है। आपको जो याद करने हैं वो है जी, चूजे सिर्फ निषेचित अंडों से ही निकाले जा सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं चूजे किस अंडे से निकाले हैं, निषेचित अंडों से ही निकाले जा सकते हैं। और सेना उपयुक्त समय फरवरी और मार्च को माना जाता है। तो मुर्गियों के वर्गीकरण पर बात आ जाते हैं। ये आ जाते हैं भारतीय मुर्गी, असील, चटगांव, कड़कनाथ, घाघस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जी मुर्गियों का वर्गीकरण, क्योंकि आज ये मुर्गियों के बारे में अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको ये क्लास लंबी ना हो, ना ही आपको बोरियत हो। आज के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।